फाइनली दोस्तों सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं 2024 के एग्जाम के लिए। साथ में मैं इसके आंसर भी लेके आया हूं। एक हिसाब से देखा जाए तो सोशियोलॉजी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। आपको एक बार देख लेना है क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए सभी मैं रिपीटेड प्रश्न उत्तर लेके आया हुआ हूँ जो आपके हर साल प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। इसलिए सभी प्रश्न उत्तर आपको देख लेना है। आप अपना एग्जाम देने जाओगे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न जो आपके हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर देख लेना क्योंकि यदि इस सभी प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लेते तो आपका एग्जाम इतना बढ़िया जाएगा कि आप पूरा पेपर आप आसानी से सॉल्व करके आओगे। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं इस बार। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले तो वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं ऑल सेमेस्टर की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के हैं सभी। आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए विद आंसर इसके साथ है सभी प्रश्न उत्तर। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हुआ हूँ क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम ही रहता है, पेपर का पेपर नेम भी सेम रहता है। इसलिए ये सभी प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे देखेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न उत्तर हैं। इसमें आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ आपके समक्ष। आपके सभी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के हैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि इतने प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम पूरे पेपर देखा जाए तो पूरा पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। आप पूरा का पूरा पेपर इन्हीं से आप सॉल्व करके आओगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि इसमें हम सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सोशियोलॉजी यानी होता क्या है सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यदि सोशियोलॉजी की हम बात करें तो समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है और यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का पद्धति से अध्ययन किया जाता है। इतना ही आपको इसका अर्थ आपको लिख देना है। आप चाहे तो नीचे और भी आप लिख सकते हैं। जो आपका यानी सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सोसाइटी प्लस साइंस। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप थोड़ा सा और यहाँ से आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। फिर सोशियोलॉजी की परिभाषा क्या होती है यहाँ से हम समझेंगे सोशियोलॉजी की परिभाषा। ये समाजशास्त्र बहुत ही आपके ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा क्योंकि ये प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए 2-3 यूनिवर्सिटी के आप पेपर उठा लीजिए 2-3 साल के उठा लीजिए तो ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है। इसलिए सोशियोलॉजी होता क्या है, इसकी अवधारणा क्या होती है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको पता ही होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं समाजशास्त्र की परिभाषा यहाँ सब बताऊँगा। ये समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का यानी व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः समाज की वास्तविक विषय वस्तु समाज संबंधी ही है। यदि इसकी हम परिभाषा की बात करें तो बहुत सारी यहाँ से आपको डिफिनेशन आपको मिल जाएंगी। आप वीडियो को रोक कर भी तैयार कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ से गिनेट्स के अनुसार भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का ही व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। यहाँ से मैकाइवर ने भी इसकी यहाँ से परिभाषा दी हुई है। यानी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में से है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। आपको जो डिफिनेशन आपको अच्छी लगे आपको तैयार कर लेना है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार होना ही चाहिए क्योंकि प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ समिति क्या होती है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत यहाँ से डिफिनेशन दी हुई आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। यदि समिति की हम बात करें तो जब कुछ व्यक्ति यानी संगठित होकर संगठित रूप से सोच विचार कर एक या एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते हैं तो उसे समूह या संगठन कहते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो संगठन को समूह भी कहते हैं। जो भी आपका समूह होता है वही आपका संगठन समिति कहलाता है। ठीक है, एक बार इसको आपको पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से मैकाइवर ने भी इसकी यहाँ से परिभाषा दी हुई है। समान रूप से देखा जाए तो यहाँ से देखिए
वो गार्डन के अनुसार भी इसके यहाँ से परिभाषा यहाँ से आपको लिखी हुई है, आप जो अच्छी लगी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है समिति का। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत क्या होती है, कल्चर क्या होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, काफ़ी बार ये भी आपका प्रश्न रिपीट हो चुका है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो MGPRE होगी, VVPSC होगी, RMLO होगी, आपका VVPSC होगी, आपका MGQVP होगी, आपका रज्जू भैया यूनिवर्सिटी होगी, आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगी। एक हिसाब से देखा जाए तो सभी आप कोई भी यूनिवर्सिटी का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में यानी पेपर में आपको बिल्कुल मिलेंगे, इसलिए प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। यदि हम संस्कृत की बात करें, यदि हम कल्चर की बात करें तो जो आपका कल्चर है समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को समाज की ही धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृत में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीयरस्टेड लिखते हैं कि संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, यही संस्कृत होती है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार भी यहाँ से डिफिनेशन इसकी लिखी हुई है। बहुत सारे यहाँ से अर्थशास्त्री ने इसकी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है, यहाँ से नीचे। और यहाँ से इसके अनुसार यदि हम देखें बोगार्ट्स के अनुसार तो संस्कृत किसी समूह के कार्य करने व सीखने की सीमित विधियों को कहते हैं। इस तरह से आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो धर्म क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। धर्म की यदि हम बात करें तो ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हुआ, इसके बारे में भी तैयार करेंगे। धर्म जो है, धर्म का आधार विश्वास है। धर्म अलैंगिक धर्म से संबंध क्रियाओं तथा अविश्वासों का नाम है, यानी विश्वासों का नाम है। एक हिसाब से देखा जाए तो शक्ति से संबंध क्रियाओं और विश्वास का नाम ही धर्म कहलाता है। एक हिसाब से देखा जाए तो आकबर्न ने यहाँ से इसकी डिफिनेशन दी हुई है। धर्म जो है आपका मानवों पर शक्तियों के प्रति अभिव्यक्ति है। यहाँ तक मैलियोवास्की ने भी इसकी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है, इसकी डिफिनेशन भी हम यहाँ से देखेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से एडवर्ड टायर ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है धर्म की, यानी आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास जो है वही आपका धर्म है। एक हिसाब से देखा जाए तो धर्म की अभिव्यक्ति प्रार्थना या पूजा द्वारा की जाती है। इतना आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि आपका धर्म क्या होता है। बहुलवाद क्या होता है, बहुलवाद के बारे में भी देखेंगे। एक हिसाब से देखा जाएंगे तो जो आपका बहुलवाद जो होता है किसी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था में अनेक अवस्थाओं अथवा उप अवस्थाओं की मौजूदगी को बहुलवाद कहते हैं। भाई इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। ये शॉर्ट में आपका प्रश्न पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा तो ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। मैंने आपको समाजशास्त्र की पहले डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ये लॉन्ग में प्रश्न पूछ लेता है कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसका विषय यानी इसकी प्रकृति को समझाइए। तो यहाँ से इसकी प्रकृति भी हम देखेंगे। इसकी प्रकृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखी जाए तो पहले इसकी विशेषता है प्रकृति की कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। और समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इस तरह से इसका विषय क्षेत्र आपको प्रकृति इसकी आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है, परिस्थिति क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में तो बिल्कुल आपको तैयार ही करना है। यदि हम परिस्थिति की बात करें तो परिस्थिति व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद का सूचक है। यह पद या तो व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है या व्यक्ति स्वतः अपनी योग्यता द्वारा प्राप्त करता है। इतना आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, काफ़ी बार ये प्रश्न आपका रिपीट भी हो चुका है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है। ये तो बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। ये कि हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। हिसाब से देखा जाए तो परिस्थिति आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट में प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसकी डिफिनेशन और भी नीचे यहाँ से दी हुई है। लिंटन ने भी इसकी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक
पर स्थित कहा जाता है। आप चाहे तो यहाँ तक ये भी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। जो आपको डिफिनेशन तैयार करने में सरल लगे आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। आप वीडियो को रोक कर भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में क्या संबंध होता है। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले साल भी 2023 के एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसके बारे में देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। यदि हम समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध की हम बात करें तो इतिहास जो है भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। समाज यानी वर्तमान समय में समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। इनके संबंध को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है। यहाँ से इसके बीच में संबंध यहाँ से दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो समाजशास्त्र को ऐतिहासिक विवेचना से बहुत अधिक सहायता मिलती है और समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयत्न करता है। ये सभी आपको देख लेना है। देखा जाए तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में गहरा संबंध होता है, आपको पढ़ लेना एक बार भाई, इसी तरह आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से नीचे एक और है, इसका बिंदु में पढ़ूंगा जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। अतीत वर्तमान को समझने की कुंजी है। इसी आधार पर हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो यदि अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा गया तो देखा जाए तो एक हिसाब से इनके बीच में गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको देख लेना एक बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सहयोग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जिसे इंग्लिश में कोऑपरेशन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सहयोग क्या होता है, सहयोग की डिफिनेशन आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। यदि हम सहयोग की बात करें तो इसका अर्थ यहाँ से समझेंगे, यानी सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी यानी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एक सामूहिक प्रयत्न है। यही आपका सहयोग कहलाता है। भाई इतना आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहे तो ऊपर से भी तैयार कर सकते हैं, इस तरह से आप विस्तृत का भी, क्योंकि सामाजिक क्रियाओं में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है और इसके अभाव में सामाजिक जीवन और सामूहिक जीवन और समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है और सहयोग द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाई इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है ये प्रश्न, शॉर्ट में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर में। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है, सात्वीकरण को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसकी भी डिफिनेशन यहाँ से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। सात्वीकरण सहयोग और व्यवस्थापन की ही तरह एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, इसे आत्मीकरण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में क्या अंतर होता है। समाज यानी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध होता है, इसका संबंध भी हम पढ़ेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो इसके बीच में भी बहुत घनिष्ठ संबंध है, यहाँ से मैं पढ़ूंगा। देखिए यदि समाजशास्त्र यदि राजनीति शास्त्र के हम संबंध की बात करें तो राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति, विकास और विशेषताओं, राज्य के संगठन, सरकार की शासन प्रणाली, उससे संबंधित समितियों, संस्थाओं और कार्यों का अध्ययन करता है। वे सभी संस्थाएं समाज का अंग हैं और इसी कारण समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक हिसाब से देखा जाए इसके बीच में संबंध है, इन दोनों के संबंध आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। आप चाहे तो पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, नहीं फिर वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा। फिर अगला यहाँ से दिया हुआ है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध होता है, इसको भी यहाँ से देखते चलेंगे।
देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक मनोविज्ञान में हम युद्ध मनोविज्ञान, समूह मस्तिष्क, भीड़ व्यवहार, फैशन, पूर्व धारणा, जनमत, समाजीकरण तथा प्रचार आदि का अध्ययन करते हैं। और समाजशास्त्र युद्ध को एक मानसिक प्रक्रिया मानता है, यानी प्रचार, जनमत, भीड़ व्यवहार आदि सामाजिक विषय है। अतः समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। आपको बना बना कर लिख देना है किसी तरह कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध होता है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध होता है, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में क्या संबंध होता है। आप आसानी से बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित एक हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपका सोसाइटी क्या होता है, जो कि एक हिसाब से समाज क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है। यदि हम समाज की परिभाषा की बात करें तो समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मध्य जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को समाज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को समाज कहते हैं। गिल्डिन के अनुसार भी यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। मैकइवर भी ने इसकी यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है। आपको जो अच्छी लगे आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये प्रश्न लॉग में भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यदि ये प्रश्न लॉग में पूछा जाएगा तो समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले समाजशास्त्र की परिभाषा आपको तैयार करना है, फिर इसके नीचे यहाँ से इसकी विशेषताएं भी दी हुई हैं, इसको भी आपको तैयार करना है। इसकी डिफिनेशन यहाँ तक आपको तैयार हो गई, फिर नीचे बढ़ूंगा मैं, इसकी विशेषताएं भी आपको बताऊंगा। समाजशास्त्र के हम विशेषताओं की बात करें तो समाज सामाजिक यानी संबंधों का जाल है और संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। प्रत्येक समाज में समानता अवश्य पाई जाती है। समाज के सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाया जाता है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाया जाता है और प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है प्रत्येक समाज का, सभी को पता होगा। और समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। ये सभी इसकी विशेषताएं भी आपको 5-6 आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न, आपके लॉग में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नहीं लॉग में तो आपके लघुत्तरी प्रश्न बिल्कुल ये प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। समाज की परिभाषा मैंने आगे आपको दिखा दिया है। ये मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार करना है। इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको यहाँ से बता दी है, दोनों आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है। यह प्रश्न 2023 के एग्जाम में अवध यूनिवर्सिटी में आपका दोहराया गया है, इसलिए इसको भी देखते चलेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। हम दोनों की डिफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक समूह क्या होता है और द्वितीयक समूह क्या होता है। यदि हम प्राथमिक समूह की बात करें तो सर्वप्रथम कूले ने प्राथमिक समूह का शब्द प्रयोग किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। वे अनेक दृष्टिकोणों से प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस कारण से कि वे व्यक्ति को समाज, प्रकृति और आदर्श का निर्माण करने में मौलिक हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण का ये प्रश्न है। प्राथमिक समूह आपका हो गया। फिर हम द्वितीयक समूह की बात करेंगे कि आपका द्वितीयक समूह क्या होता है। यदि द्वितीयक समूह की हम बात करें तो द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतया अभाव पाया जाता है और उनमें यानी परोक्ष संबंध होते हैं। इन समूहों का मानव जीवन में दूसरा स्थान है। यहाँ से चार्ल्स कूले ने भी इसकी यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है कि द्वितीयक समूह की यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है, इसकी भी डिफिनेशन देखेंगे। डेविस के अनुसार भी यहाँ से इसकी डिफिनेशन दी हुई है, इसको भी हम पढ़ेंगे। यदि हम कूले के अनुसार द्वितीयक समूह की यदि हम परिभाषा की बात करें तो द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जो कि घनिष्ठता रहित हैं और इनमें प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक और यानी अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। यदि हम डेविस के अनुसार द्वितीयक समूह की हम बात करें तो द्वितीयक समूह का
आकार इतना बड़ा होता है कि इसमें कोई भी दो सदस्य ना तो एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। आपको जो डिफिनेशन आपको अच्छी लगे द्वितीयक समूह को, वो आपको तैयार कर लेना है। प्रथमक यानी प्रथम समूह की भी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। इसके बीच में क्या अंतर होता है आप आसानी से लिख सकते हो। आप डिफिनेशन ही यदि लिख दोगे तो आपके नंबर कहीं भी कटेंगे नहीं, एक आधे नंबर बिल्कुल आपको एग्जामिनर देके जाएगा। यदि आप इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आप अंतर भी लिख सकते हो कि इसके बीच में क्या अंतर होता है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो गया है। अवध विश्वविद्यालय में ये पिछले 2 साल से बराबर प्रश्न का रिपीट हो रहा है, इसलिए समुदाय के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। यदि हम समुदाय की बात करें तो एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूगर्भ पर होता है समुदाय कहलाता है। आप यहाँ से इतनी छोटी सी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूगर्भ पर होता है समुदाय कहलाता है, आसानी से याद हो गई। फिर मैकइवर के अनुसार भी इसकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं। यदि लॉन्ग में पूछा जाएगा तो एक दो आप इनके अनुसार आप डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। यदि हम मैकइवर के अनुसार समुदाय की यदि हम परिभाषा की बात करें तो जिस किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक साथ एक ही स्थान पर रहते हुए किसी यानी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तो उस समूह को समुदाय कहते हैं। इस तरह से आपको डिफिनेशन इसकी आपको तैयार कर लेना है। फिर समिति आपका समुदाय हो गया। फिर समिति क्या होती है, समिति के बारे में पढ़ेंगे। समिति के 2 प्रकार भी देखेंगे। पहले हम समिति की परिभाषा पढ़ेंगे कि समिति होता क्या है, ये होती क्या है समिति मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ, आप यहाँ से भी देख लीजिए। समिति वह समूह है जो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की संपूर्ण पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो, ये आपकी समिति कहलाती है। इसके प्रकार भी यहाँ से इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, बस इतना आपको, ठीक है। परिवार की हम डिफिनेशन देखेंगे, यानी फैमिली क्या होता है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है ये कि फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होती है। यदि हम परिवार की बात करें तो ये परिवार जो ये प्रश्न है काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि परिवार किसे कहते हैं या परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं भी एक हिसाब से देखा जाए कि परिवार के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा परिवार की डिफिनेशन पूछेगा और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रश्न लॉग में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कुछ यूनिवर्सिटी में। यदि हम परिवार की बात करें तो नहीं, परिवार यहाँ से परिवार की आपको डिफिनेशन पहले मैं बताऊंगा कि परिवार होता क्या है। यहाँ से मैकइवर के अनुसार इसे हम डिफिनेशन देखेंगे। परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संत के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है, ठीक है। परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संत के जीवन संत जो आपका शिशु होता है, जो जन्म लेता है बच्चा, उसके जन्म और पोषण की व्यवस्था करता है, ठीक है। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार करना है परिवार की। किंसले ने भी इसकी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है, आप चाहे ये भी डिफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो एक इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। यानी देखा जाए तो एक हिसाब से परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें यानी रक्तों का एक संबंध होता है, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों की यदि हम बात करें तो इसकी परिवर्तन भी आपको देख लेना है। जैसे परिवार में कार्यों में परिवर्तन हो गया, ये सभी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। परिवार में जो परिवर्तन जो हैं ये पूछा नहीं जाएगा। फिर अगले प्रश्न को हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त फैमिली क्या होती है।
संयुक्त परिवार क्या होता है? यदि हम जॉइंट फैमिली यानी यदि हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ ही एक ही घर में निवास करते हैं और उसकी संपत्ति सामूहिक होती है, यानी उसके जो संपत्ति होती है सभी के हिस्सेदार होते हैं सभी लोग, और वे एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं या खाना खाते हैं और सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और पारस्परिक किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। और संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और दायित्व को निभाते हैं। ये सब यही आपका परिवार कहलाता है, यही आपकी जॉइंट फैमिली कहलाती है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे संयुक्त परिवार क्या होता है। देखिए संयुक्त परिवार जो होता है, एक संयुक्त परिवार की हम बात करें तो इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं, उसकी संपत्ति सामूहिक होती है और वे एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, इतना ही आपको लिख देना है, बिल्कुल आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, एग्जामिनर पूरे का पूरे नंबर आपको देके जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। संयुक्त परिवार आपका हो गया। फिर विवाह के डिफिनेशन यहाँ से देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट भी हो गया है। विवाह की परिभाषा और इसके उद्देश्य पूछ लेता है, काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है, लॉग में प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। सबसे पहले हम विवाह की डिफिनेशन देखेंगे और साथ में इसके मैं उद्देश्य भी बता दूंगा क्योंकि ये प्रश्न लॉग में पूछा जाता है। ठीक है, उद्देश्य के साथ साथ आप आसानी से उद्देश्य तो लिख भी सकते हो विवाह के। यदि हम विवाह की डिफिनेशन की यदि हम बात करें तो विवाह एक स्थायी सामाजिक संस्था मानी जाती है। यौन संतुष्ट यानी यौन संबंधी संतुष्ट स्त्री पुरुष की एक जैविकीय आवश्यकता है और विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष को अपनी काम वासना संतुष्ट करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। विवाह करना यौन सुख के लिए समाज की स्वीकृति प्रदान करना है। यदि हम रॉबर्ट एच लोनी के अनुसार इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो विवाह स्पष्टता समाज द्वारा स्वीकृत उस संगठन को प्रकट करता है जो कि यौन सुख की संतुष्ट के पश्चात भी रहते हैं और इस प्रकार पारिवारिक जीवन के आधार बनते हैं। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, सभी को पता है, आसानी से आप इसकी विवाह की डिफिनेशन आप लिख सकते हो। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो यौन सुख के लिए इसके भी जो मेन उद्देश्य की बात करें तो यौन सुख के लिए इसका उद्देश्य और संतान यानी उत्पत्ति के देखा जाए तो संतान की उत्पत्ति के लिए भी विवाह किया जाता है। इसके दो उद्देश्यों की हम बात करें तो इसी तरह आपको 2-3 उद्देश्य आपको लिख देना है। आप हाइडिंग छोड़ छोड़ के लिख देना है, जैसे संतान उत्पत्ति, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको लिख देना है इसे यानी परिवार को चलाने के लिए आगे इस तरह से आपको लिख देना है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बाहिर विवाह क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। वैसे तो ये ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, थोड़ा सा वीडियो देखकर थोड़ा सा रोक लेना वीडियो, आपको एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। वैसे तो देखा जाए 2-3 साल के पेपर से एनालाइज किया जाए तो प्रश्न एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है। अब इसको चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। आपका नातेदारी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए। नातेदारी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेना, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये बन जाता है। इसको आप मोस्ट वांटेड प्रश्न कह सकते हो। एक हिसाब से देखा जाए ये सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ पिछले 2 साल के, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से का आप पेपर उठा लीजिए। नातेदारी क्या होती है, इसकी परिभाषा, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही गया है, हर एक पेपर के एग्जाम में देखा जाए, इसलिए एक हिसाब से देखा जाए नातेदारी इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न, इसके बारे में बिल्कुल देखना है आपको, इसके बारे में आपको देख लेना। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए नातेदारी की आपको ऊपर यहाँ से डिफिनेशन आपको देख लेना क्या इसका होता है, अपराध से क्या होता है। यहाँ से मैं सीधे इसके मैं डिफिनेशन पे आता हूँ। नातेदारी की यहाँ से मैं डिफिनेशन सीधे आपको बता दे रहा हूँ। यदि नातेदारी की डिफिनेशन है उसकी हम परिभाषा की बात करें तो नातेदारी होती क्या है, यहाँ से रॉबिन फॉक्स यहाँ से इसकी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य यानी स्थापित होने वाले संबंधों से है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हो या कल्पित समान रक्त वाले हो, वही आपका नातेदारी कहलाते हैं। यहाँ से देखा जाए एक हिसाब से तो नातेदारी का संबंध जो होता है कुछ यानी स्वजनों के मध्य जो स्थापित होने वाला जो संबंध होता है, या फिर यह स्वजन चाहे वास्तविक हो या फिर कल्पित हो
या समान रक्त वाले हो, ये सभी आपके नातेदार कहलाते हैं। ठीक है, इसकी आपको डिफिनेशन देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है नातेदारी की। यदि इसका विषय क्षेत्र आपको पूछेगा तो इसका विषय क्षेत्र आपका ऊपर लिखा हुआ है नातेदारी की, ये इसका विषय क्षेत्र आपको देख लेना। एक बार इसको भी मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो नातेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये दोनों डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से लॉन्ग का भी प्रश्न आप लिख सकते हो, 7 से 8 नंबर वहाँ भी आप क्लियर कर सकते हो। अब नातेदारी की आपको शॉर्ट परिभाषा नीचे आपको ये वाली तैयार कर लेना है। यदि लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा, लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा तो ऊपर वाली डिफिनेशन आपको तैयार करना है, दोनों लिख देना है बस। ठीक है, यदि हम इसकी नातेदारी की, यदि हम लॉन्ग में इसकी विशेषता, इसकी हम परिभाषा की बात करें तो नातेदारी का संबंध जो है प्रारंभ से सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से अलग रहकर सामाजिकता का विकास नहीं कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने आसपास समाज के अन्य लोगों के अनेक प्रकार से संबंधित है, और इन संबंधों में सबसे प्रमुख विवाह संबंध एवं रक्त संबंध जिसे नातेदारी में व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार के रक्त संबंधी दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं, या भिन्नता कुछ लोगों को अपने यानी निकट का बनाती है और अन्य को अपने से दूर का। इस प्रकार हम देखते हैं कि निकटता और यानी दूरी का आभास नातेदारी से होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको लॉन्ग में लिख देना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, नातेदारी बिल्कुल आपको तैयार ही करना है प्रश्न। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा क्या होती है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण ABF का प्रश्न है। शिक्षा के बारे में आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एक बार आपको पढ़ लेना है, चलेगा। यहाँ से मैं कुछ पढ़ के आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। और गांधी जी ने शिक्षा की क्या अवधारणा दी है, ये तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये पूछ लेता है शिक्षा की अवधारणा की परिभाषा दीजिए। गांधी जी का शिक्षा के प्रति क्या इनका उद्देश्य था, गांधी जी की परिभाषा दीजिए, शिक्षा के विषय में उन्होंने क्या कहा था, क्या उनसे परिभाषा दी थी। ये भी प्रश्न कोई भी पूछ लेता एग्जाम में। यदि हम शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो गांधी जी के अनुसार हम इसकी देखेंगे परिभाषा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही है। ये महात्मा गांधी का इनका मेन शिक्षा का उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान जो सर्वोत्तम गुण है उनका सर्वांगीण विकास यानी विकास करना ही मेन उद्देश्य था महात्मा गांधी का। आप चाहे तो शिक्षा की अवधारणा, आप शिक्षा की अवधारणा भी आपको यहाँ तक एक बार पढ़ लेना है। यदि हम शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान संचय सामाजिक विरासत से प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं यानी अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता से और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गई है। ज्ञान की यह परंपरागतात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रगति की है और शिक्षा से ही मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। शिक्षा ही एक हिसाब से देखा जाए तो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और जहाँ तक बात की जाए तो बहुत ही उपयोग की है। ठीक है, इसके बारे में देख लेना। शिक्षा की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य की परिभाषा देखेंगे। यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य की क्या डिफिनेशन होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न बन जाता है। यदि हम राज्य की परिभाषा की यदि हम बात करें तो आजकल राज्य यानी आज राज्य शब्द का प्रयोग कई यानी अर्थों में किया जाता है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य वह स्थान है जो मानव समाज को यानी व्यवस्था, संगठन एवं सुरक्षा प्रदान करता है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य मनुष्यों का, आप चाहे तो यहाँ तक तैयार कर सकते हैं, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूगर्भ पर स्थायी रूप से बसा हुआ है। इतनी भी आप डिफिनेशन शॉर्ट की तैयार कर सकते हो। अरस्तु ने भी इसकी परिभाषा से दी हुई है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों यानी गाँव का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। आपको देख लेना इसकी डिफिनेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गार्डनर ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई, गार्डनर ने भी इसकी डिफिनेशन आपको एक बार देख लेना, जो आपको अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना है वीडियो को रोक के। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर होता है। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। काफ़ी बार ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ, अगले साल भी प्रश्न आपका पूछा गया था RMLO में।
MJ की PRE में भी ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। इसलिए संस्कृत और सभ्यता में क्या संबंध होता है एक बार बिल्कुल देखना है। यदि हम संस्कृत सभ्यता का समाज एक बहुत ही घनिष्ठ है। यदि मानव समाज के अन्य समाजों को अलग करने का एक प्रमुख कारण संस्कृत ही है। मानव ही एक ऐसा जीवधारी है जिसके पास संस्कृत होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत के अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी सभ्यता संस्कृत का एक भाग्य है और उसका झुकाव साधारणतया भौतिक संस्कृत की तरफ ही होगा। यानी समाज की प्रगति और अवनति का निर्णय उस समाज की भौतिक संस्कृति या फिर दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो उसकी सभ्यता से किया जाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि संस्कृत विशेषता मानव समाज की अपनी विशेषताएं और यही कारण है कि इसके अध्ययन और विश्लेषण के बिना कोई भी समाजशास्त्रीय अध्ययन अधूरा है। ठीक है, इस तरह से आपको एक बार पढ़ लेना है। आप इस तरह से पढ़ के आप भी आसानी से लिख सकते हैं उसके बीच में क्या संबंध होता है। फिर अगले प्रश्न हम बात करेंगे सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, इसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए यदि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की हम बात करें तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद से तात्पर्य हम जब किसी संस्कृति को उसी संस्कृति के मूल्यों आदर्शों आदि के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ संघर्ष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यदि हम संघर्ष के यदि हम अर्थ की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न बन जाता है। ये संघर्ष जो है प्रत्येक समाज और काल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का ही एक प्रकार है। सामाजिक संबंधों से ही संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है और जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुंचाने, नष्ट करने या फिर उसके हितों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे संघर्ष कहते हैं। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से ग्रीन ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है। उन्होंने भी कहा है संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोधी यानी प्रतिकार का बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। आपको संघर्ष की परिभाषा तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है क्योंकि काफ़ी बार इस संघर्ष का परिभाषा आपका रिपीट हुआ है, इसलिए संघर्ष की आपको डिफिनेशन आपको बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रतिस्पर्धा की परिभाषा आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का प्रश्न है। प्रतिस्पर्धा की डिफिनेशन देखेंगे। ये प्रतिस्पर्धा जो है एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहारों के द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में ईर्ष्या यानी सेहत और कभी कभी शोषण का भाव निहित होने के कारण इसे साधारणतया यानी पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया ने समाज की प्रगति का यानी मार्ग दिखाया है और संसाधनों यानी साधनों का अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में नवीन प्रेरणा का संचार भी बना है। इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन इसके बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है फिलहाल के लिए। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार करना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं आपको। यदि हम सामाजिक गतिशीलता की यदि हम बात करें तो सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप लोग समाज के एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं, वही आपकी सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। देखिए फिर से सुन लीजिए, सामाजिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप लोग समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं। यहाँ से लिप्टेस और वेंडिक्स ने भी इसकी परिभाषा यहाँ से लिखी हुई है, इन्होंने भी इसकी डिफिनेशन दी है। जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने बैठते हैं तो हम लोगों की गतिशीलता जो पद यानी एक पद में चाहे वह उच्च हो या निम्न का भी अध्ययन करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में संगठित होता है। अब सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन देखेंगे और गतिशीलता कितने प्रकार की होती हैं ये भी देखेंगे। ये प्रश्न लॉन्ग में भी पूछा जाता है कि हिसाब से देखा जाए लघुत्तरी में प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया था। RMLO वगैरह होगी, आपका MJPRE होगी, VBPSC होगी, आपका MJ की VP, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा गया था।
सामाजिक अश्लीलता की डिफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब इसकी प्रकार भी देखेंगे। सामाजिक अश्लीलता जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षैतिज अश्लीलता, एक होती है लंबवत, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका मोबिलिटी सामाजिक अश्लीलता होती है। दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब क्षैतिज अश्लीलता से तात्पर्य होता है उन परिवर्तनों से है जिसके कारण व्यक्ति की परिस्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता है। भारतवर्ष में पहले सामाजिक अश्लीलता का ही यही रूप अधिक प्रभावकारी था। यदि हम लंबवत अश्लीलता की बात करें तो इसके अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की यानी परिस्थिति में आमूल परिवर्तन होता है। जैसे आज एक व्यक्ति अगर यानी क्लर्क या ग्राम सेवक है और कल यह विश्वविद्यालय का यानी प्राध्यापक या फिर प्राध्यापक हो जाए तो इस प्रकार की जो गतिशीलता को लंबवत गतिशीलता कहा जाएगा। ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, इसकी डिफिनेशन तो बिल्कुल तैयार करना है। इसके प्रकार भी मैंने बता दिया है, प्रकार का भी देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो। अब एकीकरण क्या होता है इसकी डिफिनेशन भी देखेंगे, एक बार पढ़ लेना। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार इसको पढ़ जरूर लेना है, शॉर्ट में पूछा भी जा सकता है। एकीकरण से मेरा तात्पर्य उस सामाजिक स्थिति से है जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे पर आश्रित हो और उनके बीच आश्रितता किसी एक सीमा तथा स्थायी हो। एकीकरण एवं सामाजिक प्रक्रिया और परिणाम दोनों का बोध कराता है। एकीकरण की प्रक्रिया समचेतना के भाव पर आधारित होती है जो विभिन्न समूहों तथा उप समूहों को एक साथ साथ सहभागिता करते हुए एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यही आपका एकीकरण आपका कहलाता है। आपको देख लेना एक बार। भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहूँगा क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। 100% आपका रिपीटेड प्रश्न है। पिछले 2 साल से अवध यूनिवर्सिटी में प्रश्न रिपीट हो रहा है। MG की PRU में रिपीट हो रहा है, MG की UP में रिपीट हो गया, VVPSU में रिपीट हो रहा है। रोल क्या होता है, भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका से क्या तात्पर्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। यदि हम भूमिका की परिभाषा की बात करें तो यानी वे सभी कार्य जिसके एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को पूरा करने की आशा की जाती है उसे भूमिका कहते हैं। यहाँ तक आपको डिफिनेशन तैयार होगी। फिर नीचे और भी आपका लिखा हुआ है, यहाँ तक भी आपको इसकी डिफिनेशन आप चाहे तो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद या परिस्थिति के अनुरूप किए जाने वाले कार्य या व्यवहार ही भूमिका के नाम से जानते हैं। या फिर डेविस ने भी कहा हुआ है कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीकों को कार्य या फिर भूमिका कहते हैं। ठीक है। भूमिका की बात करें तो भूमिका एक हिसाब से कार्य ही है जिसको कार्य करने में जो प्रयत्न होता है, जिसमें श्रम लगता है, यही आपकी जो काम एक समय होता है कि इसकी भूमिका रहती है कि इसको कार्य करने में जिससे निपटाना है, यही आपकी भूमिका ही कहलाती है एक हिसाब से, रोल जिसको कहते हैं। ये भी प्रश्न हो गया, आशा करता हूँ भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ भूमिका की डिफिनेशन। अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीकों को कार्य या भूमिका कहते हैं। इतनी डिफिनेशन बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। ये आपके शॉर्ट में प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जन रीतियाँ या फिर लोक रीतियाँ। ये दोनों चीज़ एक ही होती हैं। जन रीतियाँ या फिर लोक रीतियाँ क्या होती हैं इनके बारे में देखेंगे। कभी भी पूछ लेता है जन रीतियाँ क्या होती है, फिर पूछेगा लोक रीतियाँ क्या होता है। दोनों की डिफिनेशन सेम ही रहेगी। यदि हम जन रीतियों की बात करें तो जब कोई एक विचार यानी किसी एक जन समूह द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे जनरीत कहते हैं। ठीक है, जनरीत कहते हैं। और यह विचार उस संपूर्ण यानी समूह की आदत सी बन जाती है। साधारणतया जो व्यवहार किसी समूह के लोग अपनाते हैं उसे वे मान्यता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। जनरीत किसे कहते हैं यहाँ तक आपको डिफिनेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। जब कोई एक विचार किसी यानी एक जन समूह द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे जनरीत कहते हैं। बस इतना आपको तैयार होना चाहिए बस। फिर आपका रूढ़िया और लोकाचार क्या होता है। रूढ़िया अथवा लोकाचार, इनकी भी डिफिनेशन देखेंगे। दोनों भी एक ही चीज़ होती हैं। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, 2 लाइन की बस। जनरूढ़िया जब कल्याणकारी हो जाती है तब एक समूह के लोग
जब यह मानकर उसे स्वीकार करते हैं कि उनसे उनका कल्याण अवश्य होगा तो उसे रूढ़िया या फिर लोकाचार कहते हैं। मैं इतना आपको तैयार कर लेना है बस, ठीक है। यहाँ समनर ने इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है, चाहे तो आप ये डिफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांतों में विकसित हो जाते हैं तो जनरूढ़िया यानी जनरीतियाँ रूढ़ियों के रूप में लेती हैं। ये आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रूढ़ियों की विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं भी आपको देख लेना, ये लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा आगे। जनरूढ़िया की परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषता बताए, तो आपको विशेषता भी आपको लिख देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ से डिफिनेशन इसकी आपको विशेषता भी आपको एक बार आपको वीडियो रोक के देख लेना एक बार, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक प्रतिमान क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक प्रतिमान की यदि हम बात करें तो यूआर स्टैंड ने लिखा हुआ है कि व्यक्ति के लिए प्रतिमानों का प्रधान कार्य उन असंख्य यानी सामाजिक परिस्थितियों में यानी जिनका कि वह सामना करता है और जिनमें कि वह भाग लेता है, निर्णय लेने की आवश्यकता की घटना है, वही आपका सामाजिक प्रतिमान कहलाता है, ठीक है। यदि इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सामाजिक प्रतिमान वे आदर्शात्मक नियम हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित कर उस व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त करते हैं। भाई इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है शुरुआत से बस, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे सामाजिक मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सामाजिक यदि मूल्यों की हम बात करें तो इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सामाजिक मूल्य जो है सामाजिक मानक है, और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक होते हैं, और सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, सामाजिक मूल्य भावनाओं से जुड़े होते हैं, और सामाजिक मूल्य भिन्नताओं लिए होते हैं, ठीक है, भिन्नताओं के लिए होते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो मैं कहूँगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सामाजिक स्थिरीकरण के हिसाब से देखा जाए काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको बिल्कुल आपको तैयार ही करना है, ठीक है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इसकी बात करें तो विभिन्न समूह यानी विभिन्न सामाजिक समूह का किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना ही स्थिरीकरण कहलाता है। यानी विभिन्न समूह विभिन्न जो आपके सामूहिक जो समूह होते हैं का किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना ही स्थिरीकरण कहलाता है। इतनी आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। बर्टन रसेल ने इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार से दिए गए समाज में व्यक्तियों का विभाजन है, जैसे कि उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, यही आपका सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। एक हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति कैसा है, गरीब है, अमीर है या उच्च क्वालिटी का है, यही आपका सामाजिक गतिशीलता का ही उदाहरण है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है समाज संबंधी संबंधों का अध्ययन, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है। समाज संबंधी जो होता है इसके बारे में देखेंगे। समाज की डिफिनेशन एक हिसाब से देखा जाए तो ये समाज की डिफिनेशन ही यहाँ तक पूछा गया है। मैकर्बर ने समाज की डिफिनेशन दी है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ही है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इसकी डिफिनेशन मैंने आगे भी बता दिया है, आप आशा करते हो तैयार आपको हो गई होगी। फिर आपको कुछ लॉग में आपको क्वेश्चन देख लेना है, केवल 2 क्वेश्चन और आपको देखना है बस, ठीक है। सभ्यता किसे कहते हैं, सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, सभ्यता की परिभाषा, इसकी विशेषताएं क्या होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है हिसाब से देखा जाए तो। सभ्यता क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। यदि हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता जो आपकी होती है, आप चाहे तो आप शुरुआत से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपकी डिफिनेशन दी हुई है। यदि हम शाब्दिक अर्थ में इसकी बात करें सभ्यता की, तो शाब्दिक अर्थ में सभ्यता जो है अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति लैटिस भाषा के सिविटेस और विसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर निवासी, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं तथा जो शिक्षित हैं और जिनका व्यवहार जटिल है, ठीक है। यहाँ तक डिफिनेशन और भी आपकी दी हुई हैं, जैसे टायलर ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, इनके अनुसार भी देख लेना है। मैथ्यू ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है।
देखिए यदि टाइलर के अनुसार इसकी डिफिनेशन देखें तो सभ्यता मानव जात की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व एक सामाजिक संगठन पाए जाते हैं जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है। ठीक है, मैथ्यू ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है। यदि मैथ्यू के अनुसार देखें तो यानी सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है। ऑक्सफोर्ड भी ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, आप चाहे इसके भी अनुसार भी देख लेना, आपको बहुत सारी यहाँ सब डिफिनेशन दी हुई है। फिर यहाँ से मैं इसकी सभ्यता की बात करूँगा, सभ्यता की विशेषताएं क्या होती हैं। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता कहलाती है, इसकी पहली विशेषताएं होगी। दूसरी यदि विशेषताओं की बात करें तो यानी भौतिक वस्तुएं मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति साधन के लिए रूप में करती हैं और सभ्यता मूर्त होती है और सभ्यता उपयोगितावादी होती है। सभ्यता में परिवर्तन का गुण होता है, सभ्यता में आदर्श व्यवस्था कायम भी की जाती है और सभ्यता विकासोन्मुखी होती है और सभ्यता जो है मानव को आनंद और संतुष्ट प्रदान करती है। सभ्यता की माप सरल है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, आपको देख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है सामाजिक संरचना, अर्थ हो इसका परिभाषा आपको देख लेना। सामाजिक संरचना की परिभाषा मैंने आपको आगे दे चुका हूं, लेकिन यहाँ भी आपको देख लेना एक बार। ठीक है, यदि हम सामाजिक संरचना की हम बात करें तो यहाँ से आपका पहले ही आपका डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है मैन हिन के अनुसार। यहाँ से देखिए सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों को जाल है जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न यानी प्रणालियों का जन्म होता है। यही आपका सामाजिक संरचना कहलाती है। इतना आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा आपको देख लेना है, बहुत सारी यहाँ से एक बार वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लेना, पूरा अध्ययन कर लेना है। वाटसन ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्य की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। ठीक है, इतनी आपको पता ही होनी चाहिए। फिर अगले प्रश्न में बात करेंगे विवाह की परिभाषा, उसके उद्देश्य। मैंने आगे भी शॉर्ट में मैंने बोला हुआ था विवाह की डिफिनेशन, आशा करता हूँ आपको तैयार हो गई होगी। फिर भी यहाँ भी एक बार देख लेना आपको। देखिए गोनार्ड के अनुसार यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। अब इसने भी आप परिभाषा तैयार कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी आपकी डिफिनेशन दी हुई है, अब जो आपको अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यदि हम जेबस स्टैंड के अनुसार इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इन्होंने भी इसकी परिभाषा से दी हुई है कि विवाह एक अथवा अनेक पति और पत्नी के सामाजिक संबंध का नाम है। विवाह इस संस्कार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में संबंध यानी सामाजिक संबंध से बंधे रहते हैं। डिफिनेशन आपको जो अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना। बहुत सारी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई एक हिसाब से देखा जाए तो जो आपकी अच्छी लगे आपको पूरी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। आप जब लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा तो 2-3 के अनुसार आपको डिफिनेशन तैयार कर लिख दोगे तो आपको वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे। हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको 500 वर्ड में इसका उत्तर लिखना रहता है, 4 से 500 वर्ड में। ठीक है, आप आसानी से सभी के अनुसार लिखोगे तो ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे और आप आसानी से पूरे के पूरे नंबर वहाँ से 10 से 10 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। यहाँ से आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। ठीक है, रॉबर्ट एच लोबी के अनुसार भी इसकी डिफिनेशन देखेंगे। विवाह स्पष्ट उस स्वीकृत संगठनों को प्रकट करती है जो काम भावना के संतुष्टि के उपरांत भी बने रहते हैं और इस प्रकार को पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनाते हैं। मैंने आपको दिखाया कि यानी विवाह की परिभाषा, उसके उद्देश्य भी हम देखेंगे क्योंकि उद्देश्य के हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। उद्देश्य में हम पहले उद्देश्य की बात करें तो यौन इच्छाओं की पूर्ति। विवाह का मेन जो उद्देश्य देखा जाए तो यौन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, इसका पहला उद्देश्य हो गया। इस तरह से हेडिंग छोड़ के आपको अपने एग्जाम में लिखना है कि यौन इच्छाओं की पूर्ति, आपको इसकी हेडिंग छोड़ के लिखना है इसके अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, फिर आपको परिवार की स्थापना होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी लिखेंगे और वैध संतान की उत्पत्ति होती है। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, नैतिक गुणों का विकास करना होता है, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं जो कि आपको हेडिंग छोड़ छोड़ के आपको लिख देना है। ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़ भी लेना तभी आप लिख पाओगे आसानी से। आप चाहे तो ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन है, आप आसानी से लिख भी सकते हो। फिर और हम देखेंगे समूह यानी सामाजिक समूह क्या होता है। इसकी डिफिनेशन मैंने आपको
बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ भी एक बार आप देख लीजिए। देखिए, जब एक ही व्यवसाय के व्यक्ति एक दूसरे में रुचि लेने लगते हैं तो कहा जाता है एक समूह के सदस्य हैं। और सामाजिक समूह कुछ परिभाषाएं निम्न हैं, जैसे यहाँ से आगनबर्न ने इसकी डिफिनेशन दी है। जब कभी दो अथवा अधिक व्यक्ति एकत्र हो जाते हैं तो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यही आपका सामाजिक समूह कहलाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, संस्था क्या होती है? शॉर्ट में आपको तैयार करना है कि संस्था होती क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो यदि संस्था की यदि हम बात करें तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा समाज को विघटित होने से बचाने के लिए कुछ स्थापित कार्य प्रणाली, इन्हीं को संस्था कहते हैं। ठीक है, संस्था की कुछ परिभाषा भी यहाँ से लिखी हुई है। रास के अनुसार मैकइवर ने भी इसकी डिफिनेशन दी है, आगबर्न ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, समनर ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यदि मैकइवर के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषताएं यानी विशेषता बोधक कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। संस्था इसकी कार्य देखना, उसकी विशेषता भी आपको देख लेना। यहाँ से भूमिका मैंने इसकी परिभाषा मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, लेकिन ये लॉग में भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं लॉग में भी प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। खासकर इसकी विशेषताओं की बात करूँगा। इसमें भूमिका की परिभाषा क्या होती है मैंने आपको आगे भी वहाँ से बता दिया हूँ, आप यहाँ भी एक बार आप देख सकते हैं। भूमिका जो होती है, भूमिका का अर्थ कार्य करने से माना जाता है, अर्थात वे सभी कार्य करने जिसको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को पूरा करने की आशा की जाती है, भूमिका कहलाते हैं। ठीक है, तैयार कर लेना इसकी परिभाषा। बहुत सारी परिभाषा भी यहाँ से मिल जाएंगी आपको लॉन्ग में, अब आसानी से वीडियो रोक के आप इसको स्पष्ट से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ हम सीधे इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ये। विशेष संस्कृति इसकी पहली विशेषता है। व्यवहार में भिन्नता और व्यवहार की संपूर्णता, ये तीन इसकी विशेषता आपको पढ़ लेना। इसके अंतर्गत आपको हेडिंग छोड़ कर आपको लिख देना अपने एग्जाम में, आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे राज्य और राज्य का अर्थ है। मैंने राज्य की परिभाषा मैंने आगे आपको बता दिया है, लेकिन एक बार यहाँ भी आप एक बार देख लेना है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा दी है कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इतनी आपको डिफिनेशन देख लेना है। ठीक है, लास्की ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, इसकी भी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना। आपको लॉग में मैंने आगे भी दिखा दिया है भाई, इतने ही आपको तैयार कर लेना। ठीक है, मैंने आपको सभी जितने भी मैंने बताया था और जो प्रश्न मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है बिल्कुल आपको तैयार करना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। ये सभी आपके सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 15 से 18 से 20 ही क्वेश्चन एक हिसाब से देखा जाए तो। यदि हम क्वेश्चनों को यदि हम काउंट करें तो भूमिका की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, संस्था क्या होती है शॉर्ट में आपको तैयार करना है, दो हो गए। ठीक है, सामाजिक समूह एक बार देख लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको देखना है विवाह के उद्देश्य, आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। विवाह की परिभाषा, इसके उद्देश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीसरा, ये हो गया 3 क्वेश्चन। सामाजिक संरचना एक बार पढ़ लेना है, सभ्यता पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हो गया एक हिसाब से देखा जाए मोस्ट। और देखेंगे यहाँ सामाजिक स्थिरीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 क्वेश्चन हो गए। और देखेंगे और सामाजिक प्रतिमान, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखेंगे हैं 5 क्वेश्चन हो गए। और भूमिका क्या होती है, आपका 6 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ देखा जाए तो सामाजिक गतिशीलता, आपके 6 क्वेश्चन ये हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए आपके इंपॉर्टेंट देखा जाए। 6 ये संघर्ष, एक 7 क्वेश्चन हो गए। और संस्कृति और सभ्यता के बीच में 8 क्वेश्चन हो गए। राज्य की परिभाषा एक 9 क्वेश्चन ये हो गए। और शिक्षा की अवधारणा एक 10 क्वेश्चन ये हो गए आपके। नातेदारी की परिभाषा 11 ये हो गया, ये नातेदारी की परिभाषा 11। और विवाह की ड्यूरेशन, मैंने विवाह की ड्यूरेशन मैंने आगे बता चुका हूँ, इसको नहीं काउंट करूँगा। 11 क्वेश्चन आपके हुए। संयुक्त परिवार एक 12 ये क्वेश्चन हो गया, 12। और परिवार, ठीक है, ये आपका 13 क्वेश्चन टोटल हुए। और समिति एक हिसाब से देखा जाए तो
ये समुदाय देखेंगे, आपका 14 क्वेश्चन हो गए। और ये आपका समूह के बारे में द्वितीय को प्राथमिक, आपके 14 क्वेश्चन हो गए। समाज आपका 15 क्वेश्चन हो गए। समाज शास्त्र के वजह 17, आपके 16 17 हो गए, दोनों मिला के 17 क्वेश्चन सही हो गए। ये हो गया 18 क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया। समाज इसकी वजह भी संबंध मैंने देखा था कि देखना परिस्थिति आपको देख लेना, 19 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। और आपको क्या क्वेश्चन बताया था मैंने, 19। संस्कृत आपको एक 20 क्वेश्चन हो गए। समित एक 21 क्वेश्चन। ठीक है, 21 एक 22, बस भाई इतने ही खत्म। 22 क्वेश्चन टोटल ऑल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। 22 क्वेश्चन तैयार करोगे, सभी में उत्तर भी दिखा चुका हूँ। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी कोर्स करोगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सभी प्रश्न आप सॉल्व करके आओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।